चलिए, आज का हमारा जो लेक्चर टॉपिक है हमारा वो है एटम, और ये आपके 9th क्लास से आया हुआ है, क्लास 9 के लिए, और ये 9 से चलता हुआ 12 क्लास तक लगातार चलते रहता है। ठीक है, 9 से लेके 12 तक। तो पहले बात जानते हैं एटम मतलब है क्या। एटम को जो हिंदी में जो कहा जाता है उसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु, आपको लगे परमाणु सबसे पहली बार किस इंसान ने नाम दिए? परमाणु है क्या, एटम क्या है या परमाणु क्या है, जो हिंदी में नाम दिए गए। ठीक है, इनको नाम देने वाले जो इंसान थे उनका नाम महर्षि कन्नन, सब फोटो देख सकते हैं, महर्षि कन्नन। अब इनका में थोड़ी शॉर्ट हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री ये है कि ये आज से बहुत पहले, मतलब ये फाउंडर ऑफ वैदिक फिलोसफर के नाम से जाना जाते थे, फाउंडर ऑफ वैदिक फिलोसफर। और इन्होंने ही वैशेषिक सूत्र मतलब एक किताब आता है जिसके अंदर बताया गया है कि परमाणु क्या होता है, और इसीलिए इनको नाम दिया गया फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। नाम पड़ा है यहाँ पे लिस्ट, जो भी आप लिस्ट अपना पढ़ सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि इनको नाम दिया गया फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। और यहाँ पे जो वैश्विक सूत्र की आप बात करेंगे तो वैश्विक सूत्र वो होता है जो कि जिसके अंदर एटम, देयर प्रॉपर्टीज, देयर क्वालिटीज, फॉर्मेशन सारे एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका मतलब परमाणु एटम जो आप पढ़ते हो, जब आप किताबों में पढ़ते हो कि ये डाल्टन की थ्योरी साइंस है, तो ये साफ साफ गलत है। इनसे बहुत पहले हमारे ही ऋषि मुनि ने इसको नाम दिया था। तो इसीलिए हिंदी में पहले इसको परमाणु कहा जाता था। और जिस इंसान ने इसको नाम दिए थे, जो थे यहाँ पे, नाम देता हूं मैं, महर्षि कन्नन, जिनको फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, ये चीज को नाम दिया गया है। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। ओके, जैसे आप बात करेंगे कि परमाणु होता क्या है, पहले जान लेते हैं कि ये परमाणु किस बेस पे हमें जानना जरूरी है। तो 9 क्लास में पहले चैप्टर में मेंशन था साफ साफ कि एटम कि 9 क्लास में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, यहां पे साफ साफ एक चीज मेंशन है, जो ये लोग बात करते हैं मैटर अराउंड अस, मैटर। और मैटर के बारे में अभी तक तो मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैटर क्या होता है। तो मैटर हम बस शॉर्ट समरी जानते हैं कि मैटर हम उसे कहते हैं, मतलब मैटर को आप कह सकते हो, इसको हिंदी में पदार्थ का नाम दिया जाता है, पदार्थ। एटम को हिंदी में परमाणु, मैटर को पदार्थ। अब किस चीज को कह सकते हैं कि ये एटम होता है, या हम किसको मतलब मैटर नाम दे सकते हैं, जो कि स्पेस ले, स्पेस और उसके पास खुद का मास हो, स्पेस एंड मास, ये दो चीज जो अपने पास रखे उसको हम कहेंगे कि ये एक मैटर है। अब कई जगह आप पढ़ोगे कि स्पेस को ही हम नाम देते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मैथ में अलग कैसे बात होती है, पर फिजिक्स केस में अलग बात से बात की जाती है। मैथ हम ये जानते हैं कि मतलब उसकी कैपेसिटी, लेकिन आप अगर इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, जिसको हम डेंसिटी के वजह से पहचानते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सेम इसका भी होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मतलब साफ साफ कि वो सब्सटेंस कितनी चीजों से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, वो मटेरियल कैसे से बनाया गया है। तो मतलब अगर मैं कहूं कि देखिए ये वो मार्कर है, और इसको अगर मैं कहूं कि ये मैटर तत्व है, तो किसी चीज से बना होगा, प्लास्टिक से बना हुआ है। ऐसे आप कोई एग्जांपल उठा सकते हैं, आप सॉल्ट ले सकते हो, सॉल्ट ले सकते हो, सैंड ले सकते हो, डायमंड ले सकते हो, ग्रेफाइट ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो। ये सारी चीजें जो है ये एक मैटर से बनी हुई है, मैटर ही इसको मैटर के नाम से देते हैं। तो और भी प्रॉपर्टी थी मैटर को लेके कि जो कि मैटर से बताई गई थी कि मैटर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की जाती है इसमें कि मैटर के पास सबसे पहला अट्रैक्शन होता है, सॉरी, स्पेस बिटवीन देम। मतलब उनके बीच में खाली जगह होता है। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये मैटर है
और इसको अगर मैं जूम करते जाऊं, इसको जूम करते जाऊं, आप अगर आप एक एटम के स्टेज पे पहुंचते हैं, किसी आपका ये एटम है, इसके आप स्टेज पे पहुंचते हैं, और दो एटम जब साथ में आजू बाजू में रहेंगे तो उनके बीच में खाली स्पेस हर जगह बचती है, क्योंकि एटम की जो साइज होती है वो गोल शेप में होती है, किस तरह कोई शेप बता नहीं सकते, लेकिन ये स्फेरिकल शेप में रहते हैं। जैसे ये एक एटम हो गया, दूसरा एटम हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, नीचे एक और आ गए, और भी आ गए, तो ये हम कह सकते हो कि बीच में खाली स्पेस बचता है, ये खाली स्पेस बचता है। तो इसलिए कहा था कि स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच स्पेस पाया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी हम ये चीज से जानते हैं उनको लेके कि ये फास्ट डिफ्यूजन करते हैं। डिफ्यूजन मतलब जैसे ही इसको आप टेम्परेचर दोगे तो डिफ्यूजन क्रिएट करेगा, मतलब ये मूवमेंट करते हैं, मूविंग करते हैं। जैसे अगर आप इधर देख सकते हैं कि मैंने अगर आप एक चीज को जलाते हैं, फायर जलाते हैं, आप अगर माचिस अगर अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी स्मेल पूरी पूरी फैलती है, यहां से फैलता है। वो होता क्या है कि ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल करते हैं। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि पानी एक जगह भरा पड़ा हुआ है और यहां आपने एक पाइप बांधा है, किसी चीज में आपने लगाया है यहां पे, और पानी का नल खोल दिया, आपने चीज खोल दिया, तो पानी अगर यहां भरा पड़ा है तो वो सब जाएंगे, यहां तक जाएंगे और एक लेवल तक क्रिएट करेंगे। ऐसे फिजिक्स में प्रैक्टिकल भी है जो बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। बॉयल्स लॉ के प्रैक्टिकल आते हैं 11th क्लास में, ठीक है, जहां ये कहता है कि फ्लूइड ये भी एक फ्लो करता है, इसको फ्लूइड ना देते, इसको हम लोग कहते हैं ये फ्लूइड रहता है, ये जो यहां से मूवमेंट कर सकता है ये, ठीक है, ओके। अब जो तीसरा मेन भाग रहता है, तीसरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन होती है, वो बात करते हैं कि ये जो मैटर होता है, मैटर ये अपने बीच में अट्रैक्शन फोर्स रखता है। इसका मतलब अब यहीं पे वो बातें आती है, क्योंकि नॉर्मल केस चलते रहता है, पर यहीं पे वो बातें आती है कि आखिरकार वो आपस में कॉम्बिनेशन कैसे रहते हैं। जैसे आप बाकी आप एक चीज समझते हैं कि आप अगर एक मैग्नेट ले लें नॉर्थ, एक और मैग्नेट ले लें बाजू में साउथ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शंस होते हैं। सेम वैसे ही एटम, अगर एक एटम है और दूसरा एटम है, इनके सेंटर से इसके लिए फोर्स लगता है, इनके सेंटर से इसके लिए फोर्स लगता है, तो ये आपस में बाउंडेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और जिसका जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको तोड़ना उसका ही उतना ही मुश्किल होता है। तो अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो सॉलिड का है, सॉलिड जिसके उसके बीच के एटम के मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक आते हैं, एटम बहुत नजदीक होते हैं। उसके बाद आपका लिक्विड में थोड़े दूर दूर रहते हैं, इसीलिए वो आराम से उसको आप तोड़ के अलग कर सकते हैं। जो स्विमर जो स्विम करते हैं वो बड़े आसानी से उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है हवा, कंप्लीटली एयर रहता है, एयर में काफी दूर दूर रहता है, अपना हाथ आराम से घुमा सकते हो। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में अंतर क्या है? इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए कोई कांटे वाला, अगर हमें कोई लकड़ी को तोड़ना है तो हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, हम आसान से हम हाथ में पास नहीं कर सकते। पानी में कर लेते पर फिर भी तकलीफ होता है, लगातार हाथ नहीं कर सकते। लेकिन बात करेंगे हवा में तो बहुत फ्रीली कर लेते हैं। रीजन क्या है? बीच के अट्रैक्शन, फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से। तो ये तीन प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इन सब में बात तो यही होता है कि मतलब कुछ तो है जो ये एक्सप्लेन करता है कि हाँ उनके वजह से, मतलब मैटर नहीं है, मैटर के अंदर भी कुछ चीजें पाई जाती है, जिसमें ये बताया गया कि उसकी वजह से अट्रैक्शंस होते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, स्पेस बिटवीन अपने पास रखते हैं, और वही चीज स्पेस पे रखता है, और खुद का मास। अब आपको मैं मास बता दूं तो मास आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में कि ये कोई भी चीज की टेंडेंसी उसकी खूबी, और इसीलिए हम उस मास को काउंट करते हैं, सॉरी इनर्शिया, और ये उसका इनर्शिया रहता है, इनर्शिया, और उसको जो काउंट करते हैं वो आपका केजी में काउंट होता है, ठीक है। सब प्रॉपर्टी आते हैं। तो ये जो अपनी किताबों आपने, ये मैं बस एक शॉर्ट समरी दिया कि 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में क्या है, क्यों हमें चैप्टर पढ़ना जरूरी है।
तो वहां से बातें होती है इस एटम को लेकर। देखिए, क्योंकि देखो यहां भी मेन एटम रहता है अट्रैक्शन के लिए, यहां भी मेन एटम रहते हैं, और यहां भी जो फ्लूइड हो रहे हैं यहां भी मेन एटम रहते हैं, तो मतलब सब कुल मिला के एटम ही रहता है। तो हमारी किताबों में साफ साफ मेंशन है कि एटम को सबसे पहला नाम देने वाला जो पहले नाम दिया गया है महर्षि कन्नन, उसको फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी, फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया गया है। लेकिन उसके बाद अनदर इंडियन फिलोसोफर थे। अब फिलोसोफर किसे कहते हैं? देखिए, महर्षि कन्नन एक ये भी एक फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर। इंडियन फिलोसोफर मतलब अगर आपको मैं फिलोसोफर समझाऊं, अब फिलोसफी कब आप ऐसे बहुत लोग सुनने के लिए मिलता है कि फिलोसफी जान रहे हो, या मतलब उससे कुछ जाकर टॉपिक पूछो तो उसको बहुत सारा ज्ञान हो जाता है। क्योंकि इस डिग्री तक पहुंचने के लिए, ये भी डिग्री होती है, यहां तक पहुंचने के लिए आपको काफी स्टेज गुजरना पड़ता है। मतलब आप अगर 9th क्लास में हो तो 9 से 4th 12th तक जाने आपको लगेंगे 4 साल, और आपने अगर सिंपल सा फील्ड पकड़ा, मान लो कौन सा, बीएससी, तो ये आपको लगेंगे 3 साल। फिर यहां से गए आप मास्टर, तो आपको लगेंगे 2 साल, 2 साल। उसके बाद आता है जो आप करते हैं पीएचडी, ये होते हैं 5 साल के लिए। और जो इंसान ये डिग्री कर लेता है उसके नाम के आगे DR डॉट करके नेम का हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डॉक्टर लग जाता है। तो डॉक्टर उपाधि एक बहुत सम्मान्य उपाधि होते हैं। आप अगर देखेंगे कि अभी आपको पढ़ने में इतनी तकलीफें होती है कि अदर सब्जेक्ट इतने सारे कैसे पढ़ सके, पर हमारे अगर जो पूर्वज की बात करेंगे, हमारे सेंटर्स, वो काफी नॉलेजेबल पर्सन, और कभी उन्होंने कोई चीज मना नहीं किया। क्योंकि ये जो आप पढ़ भी रहे हो, ये सारे के सारे लेटिन लैंग्वेज की भाषाएं हैं। ये ब्रिटेन के दिए हुए हैं, जो अंग्रेज चले गए, जो हम पे जो शासक किए गए थे, उनकी ये देन थी। हमारी तो ये स्टडी थी ही नहीं, हमारी जो स्टडी थी वो संस्कृत में थी। हमारी देवनागरी लैंग्वेज है, जो संस्कृत और जो हिंदी बोले थे देवनागरी लैंग्वेज, तो हमारी ये लैंग्वेज है ही नहीं। हम जो A to Z पढ़ते आ रहे हैं ये हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, ये साफ साफ बाहरी लैंग्वेज है। इसीलिए हमें इतना टफ लगता है कभी कोई चीज समझने में। अगर आप वही चीज अगर आप हिंदी में पढ़ते हो, हिंदी पेपर लिखना आपको आसान होता है, क्योंकि वही आपकी मातृभाषा है। ये हमारी मातृभाषा नहीं है, इस वजह से। ठीक है, तो चाहे आप कितना भी कह लो कि इनके जो चैप्टर में नाम दिए गए हैं कि डेल्टन ने नाम दिए, सडाटा ने नाम दिए गए थे, पर ऐसा साफ साफ गलत है। उनसे ही पहले महर्षि कन्नन, मतलब हमारे ऋषि मुनि जो थे, काफी मास्टर थे सब चीजों में, जिनको सच में सब चीज का ज्ञान था। ठीक है, तो उनके बाद जो एक नाम यहाँ पे नाम आता है, वो एक और नाम है इंडियन फिलोसोफर। ठीक है, तो वो थे फकुंधा कत्यानामा। तो एक want to step further and propose that the particle of the matter परमाणु normally exist in the combined form। मतलब एक तो पहली बात जो इन्होंने एक्सप्लेन की है कि ये इंडिविजुअल, मतलब जो एटम की जो बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी को लेके, उन्होंने बात की थी कि इंडिविजुअल है, मतलब टूट नहीं सकता। लेकिन इसके बाद जो नए साइंटिस्ट आए, न्यू साइंटिस्ट, वो थे अनदर फिलोसोफर फकुंधा कत्याम। मतलब इन्होंने ये कहा कि ये जो एटम हम जो बात करते हैं इंडिविजुअल रहता है, पर इंडिविजुअल ना रह के ये अपने साथ मतलब किसी के साथ कंबाइन के फॉर्म में रहता है। मतलब ये एग्जिस्ट तो रहता है, वास्तविकता तो पाए जाते हैं, लेकिन ये कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। कंबाइन फॉर्म में नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ये कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। इसीलिए आगे चल के ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। और उन्हीं मॉलिक्यूल से हम दो चीज के नाम को पढ़ते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। यही सब जब मिले हुए रहते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये एक मैटर। फिर जैसे आप अगर एग्जांपल ले लें, इसको लेके एग्जांपल ले लीजिए O2, ये भी एक मैटर है, जगह लिया है। कंपाउंड में ले लो H2O, वो भी ये पानी है, जगह लिया है, मतलब ये मैटर कहलाता है। तो उसको नाम कहते हैं कंपाउंड, एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स। तो मतलब ये
फकुंदा कत्यन इन्होंने से नाम दिए, ये इंडियन फिलोसोफर थे उनके बाद। तो देखिए ये पढ़ाव ऐसे चलते आ रहे थे, लेकिन फिर जो लैटिन भाषा का सामने आना हुआ, लैटिन भाषा को लेके, और इन्हीं को हम नए तरीके से पढ़ने लगे। जब पहली बार जो कि आपको सुनने के लिए मिलता था, आप अगर 11th क्लास से पढ़ोगे तो आपको वहां और सुनने के लिए मिलेगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि डेल्टन ने ही इस चीज को थ्योरी दिए थे, उनके अलावा बाकी सब चीजें थी। ठीक है, तो पहले आप इतना देख लीजिए, पहले आप सब अपना इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद आपको मैं समझाता हूं मैं कि आखिरकार ये जो मैटर है, मैटर कैसे वर्क करता है और इन्होंने कैसे कैसे प्रॉपर्टी पर बात किए थे। ठीक है, इनका ये चीज कहना था कि मैटर जो होते हैं ये स्मॉल मैटर, मतलब ये जैसे जो हमारा टॉपिक था हमारा, मैटर जो है ये एटम से बने हुए हैं और एटम से ही आगे चलते जो आगे कंबाइन करके फॉर्म में पाए जाते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल बाद में अपना नया रूप बनाता है एलिमेंट और कंपाउंड, ये सब चीजें बनाते हैं ये। और इनका भी ये भी साथ साथ कहना था कि जो एलिमेंट होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो कंपाउंड से काफी डिफरेंट होते हैं, मतलब सेम दिखने वाले सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, अलग दिखने वाले अलग प्रॉपर्टी रखते हैं, इनका ये कहना है। और साफ साफ है, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन सांस लेने में काम आता है, लगाने में काम आता है, पर वही अगर बात करेंगे कि हाइड्रोजन है तो वो एज अ फ्यूल काम आता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाए कि जब कंबाइन करते हैं तो कैसी प्रॉपर्टी चेंज होती है। आज बुक में मेंशन है, इनके जो बुक जो खुद की बुक बनाई हुई बुक में मेंशन है, सारी चीज बताए गए, पर सारी चीजें संस्कृतों में लिखी गई है। आपका संस्कृत बहुत अच्छा था उसको फिर वहां से उसको आप पढ़ सकते हैं, पर जो हमारी किताबों में दी गई, एनसीईआरटी में दी गई है, वहां काफी इसको अलग में बताया गया है। ठीक है, आगे दिए गए हैं कि ये सारे चीज, मतलब जिन्होंने कहा ना ये कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करते हैं तो इनको जो नाम दिया गया है कंबाइन का, एक अलग टॉपिक जगह इसको खोला गया है, वो दिया गया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर कोई 10th क्लास से लेके 12th क्लास से बच्चे कोई देख रहे हैं तो उनको अब पता चलेगा कि आखिरकार कोई भी कंपाउंड किसी और के साथ रिएक्ट क्यों करता है, किसी मतलब ए के साथ रिएक्ट क्यों करता है, बी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता। आपको यही पता चलेगा कि सारे चीजों का जड़ 9th क्लास से शुरुआत होते हैं। तो देखिए अब इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 3 पार्ट बताए गए, उन्होंने 3 भाग के बात किए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बात तो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा जो बात किया गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, और जो तीसरा बात किया गया है वो लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शनल। मल्टी प्रोपोर्शनल 3 फॉर्म में। अभी आप अगर बात करोगे तो कंजर्वेशन, संजो के रखना, जब कंजर्वेशन का फॉर्म आता है तो आपने एक चीज पढ़ा होगा एनर्जी को लेके, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप उसको एक फॉर्म से फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैटर को, और यही बात होती है मैटर को लेके भी, मैटर मतलब एटम को लेके, आप एटम को बना नहीं सकते और ना ही बिगाड़ सकते हो। हमें लगता है कि हमने लकड़ी लिया, तोड़ लिया, बिगाड़ दिया, जला दिया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि लकड़ी जगह खत्म हो गया। वो जिस चीज से बना हुआ है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूं कि लॉ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास से कैसे बात करते हैं। मैं आपको इससे पहले आपको जो मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि आप देख सकते हैं रॉकेट में फ्यूल में वर्क होता है, ठीक है, उसको जोड़े जाते हैं
ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन जो रॉकेट चल रहा है वहां पे जो बर्न होता है या जो लकड़ियां जलाई जाती है वहां जो बर्न होता है उनके लिए वहां पे मतलब एज अ ऑक्सीजन वर्क क्या करता है कि ताकि वो जलने में हेल्प करे, ठीक है। पर जैसे ही दोनों आपस में कंबाइन होते हैं ये बनता है पानी। मतलब फ्यूल को जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, तो फ्यूल से मिला ऑक्सीजन, जलना चाहिए, बट जब इनको केमिकली तैयार किया गया ये बन गया पानी जो उसी को बुझा रहा है। प्रॉपर्टी बदल गए। इन्होंने कहा था सेम दिखने वाले सेम रखते हैं, अलग दिखने वाले अलग प्रॉपर्टी रखते हैं, पर ये चीज मेंशन नहीं था, बाद में मतलब पहले नहीं बताया गया था। तो ये देखिए प्रॉपर्टी चेंज हो गए। अब यहां बात करते हैं मास को लेके कैसे बात कर सकते हैं। अभी 10 क्लास वाले अगर इसको देख रहे तो समझ रहे होंगे कि ये एरो का क्या वर्किंग होता है। अगर 9 क्लास वाले हैं तो चलिए आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं ये चीजें क्या है। इस तरफ वाला रिएक्टेंट कहलाता है और उस तरफ वाला प्रोडक्ट कहलाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब जो रिएक्टेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ कंबाइन करते हैं, हमेशा नया चीज बनता है और नया प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रॉपर्टी चेंज करता है इसमें। तो देखिए प्रॉपर्टी ये रहा आपका जो कि गैस फॉर्म में है, ये भी आपके गैस फॉर्म में है और ये किस फॉर्म में निकला, लिक्विड फॉर्म में निकला। अब जो कि हाँ H2O पानी कैसा है जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तीनों स्टेट में। कौन से सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, तो सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर और गैस में स्टीम, भाप, वेपर, फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो तीनों ही फॉर्म में फॉर्मूला सेम और उनके मास भी सेम। अब मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मास हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसके 2 ग्राम होते हैं, इसके होते हैं 16 ग्राम, जोड़ोगे तो कितना हो गया 18 ग्राम। बड़ा बेसिक सा चीज है। तो जो रिएक्ट होने से पहले जितने दोनों के अलग अलग आपस में ग्राम उनके जो मास थे, रिएक्ट होने के बाद वो उतना ही टोटल रहता है। हाँ कई जगह ऐसा होता है कि ये अब यहां पे एक और चीज आता है कि कई जगह ये हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ पार्टिकल तो कहीं ये हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, अलग अलग चीजें रहते हैं। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इनको जिस साइंटिस्ट ने नाम दिए थे यहां पे मेंशन है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवेसियर इन 1774। आप फोटो देख सकते हैं, इनका फोटो है लेवेसियर, जिनके इनके तहत इनका कहना था कि मैटर को ना ही आप बना सकते हो ना ही बिगाड़ सकते हो, और ये एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। इन्होंने ये भी मेंशन किया था, इन्होंने ये भी कहा था कि रिएक्टेंट में जितने टोटल ऑफ मास होते हैं उसको जो जरूरत होता है प्रोडक्ट में बनता है। ये इनका साफ साफ था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स रहते भी हैं, उनको टोटल मास से काउंट करते हैं। तो ये आपका खत्म हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। नेक्स्ट इनके आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। अब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होते क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल इस चीज को जिन्होंने दिए थे वो साइंटिस्ट के नेम है पोस्ट। थोड़ा प्रोनाउंस में गड़बड़ी हो सकती है। इन 1779 मतलब देखो कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया गया था 1774, और ये सब कब 500 बीसी से पहले, 600 बीसी से पहले ये सब बातें की गई थी, जो हमारे संस्कृत में बातें की गई थी। पर ये जो बातें किए जा रहे थे ये 1774 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताया गया। फिर इन्होंने जो आप ये देख सकते हैं फोटो है उनके जोसेफ पोस्ट का, तो इन्होंने 1779 में बताया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल भी होता है कुछ, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। अब वो कैसा होता है, उनके लॉ के तहत उनका कहना था आप जब कोई भी कंपाउंड बनाते हो उसमें फिक्स रेशियो ऑफ एटम की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, आपको बनाना क्या है, वाटर। तो वाटर बनाने के लिए वाटर के कंपाउंड बने हैं, वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर मैं इनका मास का रेशियो लूं तो ये 2 ग्राम और ये 16 ग्राम,
अगर मैं चेक करने जाऊं 2 ग्राम वर्सेस 16 ग्राम, तो ये आ गया 1:8 इज इक्वल टू 1:8, ये इनका रेशियो है। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल्स में रहते हैं, मतलब अगर पानी बनाना है तो 2 ही हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक ऑक्सीजन। आप सोचोगे नहीं मैं बहुत ज्यादा मैं हाइड्रोजन लेके आ जाता हूं, मैं कुछ और बना दूंगा, तो नहीं। हाँ, इसका एक और पार्ट बनता है पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो दूसरा हो जाता है H2O2 हो जाता है, वो अलग चीज केस में चला गया। ठीक है, अब इनके बात करेंगे। इनके बाद जो आपके मल्टी प्रोपोर्शनल है, मल्टी प्रोपोर्शनल एक अलग केस चालू हो जाता है। इनका मतलब मल्टी मतलब बहुत सारे प्रोपोर्शनल के साथ कंबाइन रहता है, जिसको आप लोग 12 क्लास में पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से पहचानते हो। जो बहुत सारे मतलब कंपाउंड से मिलके रहता है, वो एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार करवाता है ये। और आप अगर 11 क्लास में जाते हैं तो आप गैसेस लॉ, गैस के ऊपर क्वेश्चन ऊपर पढ़ते हो, गैस के ऊपर। और भी इसमें 3 से 4 केमिकल कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे हमने 3 लिखा है, और भी 3 से 4 नाम आते हैं इसमें। ठीक है, अब यहां से चालू होता है आपके पास जो आपके टेक्स्ट बुक में साफ साफ एक चीज मेंशन है, वो है कि इनके बेस पे, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास के बेस पे एक साइंटिस्ट ने, जो कि आप बार बार नाम सुनते हो और हमेशा याद भी रखते हैं, डेल्टन। डेल्टन, जो डेल्टन जिन्होंने एक वैलिड प्रूफ के साथ एक्सप्लेन किया कि नहीं, ये चीजें जो संस्कृत में मेंशन थे उसको इंग्लिश फॉर्म में कन्वर्ट करके, जो मतलब कन्वर्ट किए गए थे, बाद में लाए गए सामने कि नहीं, एटम के खुद की थ्योरी होते हैं, खुद की थ्योरी। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, उन्होंने 4 से 5 लाइन मेंशन किया है, साफ साफ लाइन मेंशन है कि एटम एक इंडिविजुअल होता है, अनब्रेकेबल होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल रखते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, जो सेम दिखते हैं उन जो सेम एटम होते हैं उनकी सेम प्रॉपर्टी होती है, जो अलग दिखते हैं वो अलग प्रॉपर्टी होती है। इनके प्रॉपर्टी के बेस पर उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया। बट ये लगातार आगे नहीं चलते रहे, आगे चल में इनमें से दिक्कतें आ गई। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी मेंशन थी, आपके टेक्स्ट में मेंशन है 1808, मतलब इन सारे का कॉम्बिनेशन जो तैयार किया गया 1808, तब नए चीज का बदलाव आया। मतलब ये आपका 19th सेंचुरी का शुरुआत हो चुका था, और 19th सेंचुरी में काफी ज्यादा साइंस फील्ड में बदलाव आया, काफी मतलब काफी ज्यादा। हर चीज हमें नए नई चीजें देखने के लिए मिला। आप देख सकते हैं, देखो ये 1779, मतलब ये 18th सेंचुरी में था, ये फिर 19th सेंचुरी में बदलाव आया। आपने ये भी पढ़ा होगा, जो सेल, लिविंग थिंग में जो सेल के डिस्कवर किए गए थे रॉबर्ट हुक ने, वो भी 65 के समय किए गए थे, मतलब 17th सेंचुरी। तो कह सकते हैं जब से ये लेंस की दुनिया का चालू हुआ, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, वहां से काफी ज्यादा बदलाव आने लगा, एक रिवोल्यूशनरी पार्ट आया, साइंस में रिवोल्यूशनरी पार्ट आया, और वहां से लगातार बदलाव आते गए। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि आखिरकार जो डेल्टन की थ्योरी थी, क्या वो सच में सही रही या गलत कर दिया गया। क्योंकि ये जिस समय फील्ड में खोजे गए, उस समय इनके साथ कोई जीनियस नहीं था। बाकी इनसे पहले भी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है, पर जो प्रूफ दिए वो डेल्टन ने दिए, सर डेल्टन ने दिए, हम उनको सर के पुकारेंगे, तो सर डेल्टन जी ने दिए। और लेकिन ऐसा नहीं था कि वही उनका नाम चलते रहा। साइंस फील्ड पुख्ते सबूतों पे बातें करती है, फैक्ट्स पे बातें करती है, और फिर आगे चल के इनके फैक्ट्स बदल गए। कारण यह था कि तब वो प्रॉपर्टी इतनी जान नहीं पाए, फिर बदलाव आया, बदलाव आया तो काफी ज्यादा बदलाव आया। तो आप देखते रहिए, पता चलेगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू। देखिए, अब जैसे टॉपिक चालू होता है आपका डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। उनके हिसाब से उन्होंने ये जो कहा था, उन्होंने सबसे पहले मेन चीज कहा, देखो इनकी थ्योरी मेन थी क्या, थ्योरी ये थी कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ very tiny particle, very tiny individual particle, सॉरी माफ करिएगा, इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको हम नाम देते हैं एटम।
और आगे चल के यही इसका नाम पड़ गया था, इसी को नाम दिया गया था एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी, ये इसकी एटॉमिक थ्योरी होती है। क्या चीज कहा गया था? डेल्टा एटॉमिक थ्योरी ये बोला गया था कि ऑल द मैटर, जो मैटर्स होते हैं, हमने कल ही बात की थी मैटर्स क्या होता है, कि मैटर अब होता है वेरी टाइनी, मतलब बहुत छोटे होते हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब सिंगल, अकेला पार्टिकल्स, इसको हम एटम के नाम से पुकारते हैं। ओके, अब इनके ये जो थ्योरी जो दिए गए थे, ये आपका 1808 में एक्सप्लेनेशन दिए गए थे आपके पास, 1808 में। अब इनके इसके तहत इनके खुद के पोस्टुलेट थे, खुद के इनकी थ्योरी, मतलब इन थ्योरी के अंदर था क्या, तो उसी को हम लोग पोस्टुलेट के नाम से पहचानते हैं। पोस्टुलेट, देखिए मैं सिर्फ बाकी का टेक्स्ट में लिखा गया है, मैं सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट वो लिख रहा हूं जिससे आप जाके उसको समझ सकते हो। पहला पॉइंट ये बोला गया था, पहला पॉइंट कि ये वेरी स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। और क्या बोला गया, और की हम बात करें तो इन्होंने बोला कैनॉट बी डिवाइडेड, कैनॉट बी डिवाइडेड, ये डिवाइड नहीं हो सकता। साथ ही बोला गया, तो सबसे पहले मेन जो कॉलम्स में लगा था, नेदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नेदर बी क्रिएटेड और सॉरी नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसको बना सकते हैं ना ही इसको हम बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक चीज यहां पे कहा कि ये जो होते हैं ये सारे के सारे मेनी काइंड ऑफ एटम आर द एलिमेंट, मेनली आर एलिमेंट। अब एलिमेंट है तो सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, और क्या मेंशन किया गया, जो ये आइडेंटिकल होते हैं, सेम साइज, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, मतलब सेम प्रॉपर्टी में क्या क्या है आपके पास, सेम साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इस चीज इसमें रह सकते हैं। और क्या बात किया गया था कि ये अब जो देखो, जो सेम एलिमेंट के अंदर है, अब जो डिफरेंट दिखने वाले हो, डिफरेंट दिखने वाले, उनका डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होंगे, अलग दिखने वाले अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज होंगे, तो जो सेम दिखने वाले होंगे सेम प्रॉपर्टी होंगे, जो अलग दिखने वाले अलग 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 प्रॉपर्टी होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये साथ में फॉर्म करके एक कंपाउंड भी क्रिएट करते हैं, मतलब इसमें इन्होंने ये कहा कि ये फॉर्म करते हैं, मतलब एटम्स टुगेदर बाउंडेड हो जाते हैं, जिससे ये कंपाउंड बनाते हैं। बहुत शॉर्ट में आपको मैंने समझाया, मैंने ये चीज मैंने देखा आपके ध्यान से कि इनके पोस्टुलेट क्या थे, ये 1808 में दिए गए थे कि एटम बहुत छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए जब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं तो आप ध्यान दीजिएगा, बाद में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एटम को ना ही बना सकते हो ना ही इसको आप बिगाड़ सकते हो। अब इन्होंने ये बोला कि ये बहुत ज्यादा ये एलिमेंट बनाए रहते हैं, तो एलिमेंट बनाए रहते हैं तो सेम प्रॉपर्टी, सेम साइज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं अपने पास। फिर आगे बता रहे हैं जो डिफरेंट रखते हैं, तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे आप एटम जो फॉर्म, एटम से जो कंपाउंड बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी अलग हो जाती है, काफी उससे अलग हो जाते हैं। ये इनके प्रॉपर्टी को लेकर बात किए गए थे। अब आगे अगर बात करें तो इनका सबसे मेन था केमिकल कॉम्बिनेशन में स्मॉल होल नंबर, मतलब ये कह सकते हो कि एक तरीके से ये एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल्स में मिक्स होते हैं, मतलब कंपाउंड फॉर्म करने के लिए इनके पास एक फिक्स वैल्यूज होते हैं, उसी को तो हम पहचाने थे कांस्टेंट प्रोपोर्शनल्स, ये प्रॉपर्टी बताते हैं।
अब ये जो सारे की सारी प्रॉपर्टीज थी, ये जो पूरी में बात किए थे, ये किसके बेस पे बात किए थे? ये बात किए थे कि आखिरकार जो केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बात हुआ था आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसके वजह से बात किए गए थे, जो केमिकली कंबाइन करते हैं उसके वजह से बात बताए गए थे ये आपको। ओके, अब ये सब के बाद तो इन्होंने इसी, देखो केमिकल कॉम्बिनेशन के बेस उन्होंने ये एक्सप्लेन भी किया कि ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ना उसको आप बिगाड़ सकते हो, बस एक फॉर्म जिसको हमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास के हिसाब से ये कंजर्व रहते हैं, बस ये किसी और के साथ मिलकर अपने प्रॉपर्टी भले चेंज करते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि कंपाउंड ही गायब हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी चाहे आप अगर 12th क्लास के बच्चों तक समझ रहे हैं कि ये काफी रोल प्ले होता है, क्योंकि वहां पे हम बार बार देखते हैं कि कंपाउंड एक के साथ अगर बी में है तो कुछ तैयार हुआ है, पर तैयार हुआ है तो इसका मतलब या तो वहां पर रिएजेंट आया होगा, या तो आपने वहां पर कैटलिस्ट यूज किया होगा, पर कैटलिस्ट यूज करना मतलब वो सिर्फ इन्वॉल्व होते, रिएक्शन इन्वॉल्व करवाते, तो जो रिएक्टेंट में होता है वो वही पे प्रोडक्ट जाके मिलता है, एक्टिव प्रोडक्ट वो वही जाके मिलता है, तो इसका मतलब आपने कुछ बनाया नहीं, आपने कुछ बिगाड़ा, बस एक फॉर्म आपने बस उसको कन्वर्ट किया। ठीक है, ओके। अब सबसे मेन बात तो यहां पे ये जो था कि लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनल के तहत उसके बाद इनके आगे चल के ये बातें गलत होने लगी। अब बातें आते कि बातें गलत क्यों होने लगी, समय दर गुजरते गया, ठीक है, जब इसके बातें गुजरने लगे तो ऑलमोस्ट इनका कहना है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आया, प्रॉब्लम्स ये आए कि क्या सच में एटम सिर्फ अकेला एटम है? आज हम जानते हैं कि एटम अकेला एटम नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हुए हैं, ये काफी है, तो ये काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगे कि नहीं ऐसा नहीं होता। अब अगर आप ये कहेंगे कि सर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से नहीं होता, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ये चीजें जुड़ी हुई है इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर, उसमें वहां पे बात किए गए हैं कि आखिरकार जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस तरीके, किस बेस पे, जो कि हमारे टॉपिक भी है कि किस तरीके से बेस पे इलेक्ट्रिसिटी की खोज की गई थी, और वहां पे सबसे बड़ा मेन ये था कि वहां पे कोई बहुत तेज भागता हुआ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां पे कुछ था, अगर आपने वो चीज नहीं देखे हैं तो हमारे नीचे दिए गए हैं, आप जब वहां पे जाकर देख सकते हैं, वहां पे उसका लिंक है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया कंप्लीट डिटेल है इसके ऊपर कि आखिरकार कैसे इलेक्ट्रिसिटी वर्क करता है, कैसे कैसे उसके फेनोमेना है, और कैसे 10 क्लास ले कैसे उसमें इंपॉर्टेंस सभी उसमें सवाल आते हैं। ठीक है, तो मतलब एक बात सामने आई थी कि कुछ तो है जो बहुत तेज भागता है, बहुत स्पीड रहती है उसकी, उस चीज को समझने के लिए यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं उस चीज को लेके मैं, तो एक नए साइंटिस्ट आए थे हमारे सामने जो कि हमारे चैप्टर में अलग पार्ट को ओपन करता है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहले हम इसके ड्रॉबैक पे बात कर लेते हैं कि इसका ड्रॉबैक बैठा क्या, ड्रॉबैक क्या क्या ड्रॉबैक बैठे। तो सबसे पहले बात यह बैठा कि ये स्मॉल पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब मेरे ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब काफी छोटे पार्टिकल होते हैं, नहीं, इससे भी छोटे कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये था कि सबसे कि इसके देखिए इसके ड्रॉबैक क्या क्या थे, इनसे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल पाए जाने लगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पाए जाने लगे। इनका क्या कहना था कि डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो चीज गलत हो गया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा ऑल द सिस्टम ऑफ एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। इन्होंने क्या कहा था, जो एलिमेंट की कोई कैटेगरी आते हैं, जो सेम टाइप के जो एटम्स होते हैं, सेम टाइप के एटम्स, वो सेम प्रॉपर्टी, सेम साइज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन पहला तो ये बैठा, दूसरा ये कि सेम एटम, आपके सेम एटम यहां पे स्लाइटली डिफरेंट मास रखते हैं, मतलब ये को प्रॉपर्टी हमें सामने आ गई। इसके साथ साथ और यहां क्या बदलाव देखने के लिए मिला, वो ये था कि इवन द एटम द डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम मासेस, मतलब सेम दिखने वाले डिफरेंट मासेस रखने लगे, और डिफरेंट डिफरेंट एटम्स वो सेम मास रखने लगे।
तो ये जो मैं यहाँ पे जो लिखा था ना इसके पोस्टुलेट में कि जो सेम दिखते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टी जो अलग दिखते हैं अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है। पर ये देखिए सबसे बड़ा मेन इस बात पे हुआ था, इसलिए इनका ड्रॉबैक बैठा। ड्रॉबैक मतलब उसकी खामियां होती है, वो चीजें जो उनकी लिमिटेशंस के बाहर की थी, जो बता नहीं सके। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं स्लाइटली एटम्स, ये स्लाइटली काफी डिफरेंट मासेस रखते हैं, भले सेम दिखने वाले, अलग दिखने वाले, उनके पास सेम एटॉमिक सेम मासेस की चीज कैटेगरी पाई जाती है। ये चीज यहां तक आया था। अब बात यहां आता है कि एटम, एटम का मतलब होता क्या है, आप एटम कहते हैं किसको? ठीक है, तो ये मैं इसके बाद टॉपिक बताता हूं आपको मैं कि एटम क्या है। यहां हमें सिर्फ बात की है कि डेल्टा एटॉमिक थ्योरी होते क्या है। ठीक है, इसको आप लिख, ये पार्ट हमारा बाकी था। तो देखिए हम बात करते हैं जॉन डेल्टन, सर जॉन डेल्टन की, डेल्टन सॉरी माफ करिएगा, ये पार्ट हमारा बाकी रह गया था। ये थे ये जिनको जो लिखा गया है, बायोग्राफी लिखा गया है जॉन डेल्टन, जिनका फोटो देख सकते हैं। तो इनका बॉर्न, इनका जो जन्म हुआ था 1766 में इंग्लैंड में हुआ था। हम थोड़े से बात करते हैं इनके ऊपर। और ये अपने फादर से ही एजुकेट हुए थे, उन्होंने उनसे अपने फादर से सीखे थे। इसलिए कहा जाता है माता पिता सबसे बड़े हमारे टीचर्स होते हैं। ठीक है, 12 साल के होते ही इन्होंने गांव में पढ़ाना चालू कर दिया था, 12 साल के होते ही। और आज के 12 साल के बच्चे कितने बड़े कांड करते रहते हैं। ओके, साथ ही साथ इन्होंने मैनचेस्टर छोड़ दिए थे 1739 में, और कॉलेज गए थे सिर्फ किसके लिए? पीसीएमबी, पीसीएम पढ़ाने के लिए कॉलेज गए थे, पढ़ाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनके लिए। साथ ही साथ इन्होंने 1794 में कलर ब्लाइंडनेस की वजह से इन्होंने डिस्कवर भी किया, डिस्क्राइब किया, बताया कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। 1808 में इन्होंने प्रेजेंट किया एटॉमिक थ्योरी, जिसकी वजह से इनको फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री से उपाधि दी गई इनको। सबसे पहले इंसान बने जिन्होंने मास ऑफ एटम्स, कुछ सर्वल एटम्स के, सर्वल एटम्स के, सॉरी सर्वल एलिमेंट के, इन्होंने से डिस्कवर, इन्होंने से फाइंड किया कि उसके मासेस कैसे काउंट करते हैं। साथ ही साथ जब 1844 हुए तो इनका फिर देहांत हो गया। तो ये इनकी पूरी जीवन शैली के बताया गया कि आखिरकार किस तरीके से ये हमारे जो हम सर ही कह सकते हैं, जिन्होंने हमें पूरा एक्सप्लेन किया कि एटॉमिक क्या था, इन्होंने पूरे लाइफ अपने पूरे बताए। अब हम बात करते हैं एटम, जिनकी वजह से हम जान पाए कि एटम क्या होता है। तो एटम यहाँ पे दिया गया द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में भाग देता है, ये इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन होने के लिए। हम देखते हैं आगे कैसे वर्क करता है। अब इसको जब मेजर करते हो, मेजरिंग करने के लिए नापना तो पड़ेगा ना, भले बहुत छोटा माना बहुत छोटा है तो उसे नापना तो पड़ेगा। तो नापने के लिए जो एटॉमिक रेडियस में स्टेज दिया गया कि एटॉमिक रेडियस में से आप नाप सकते, बहुत छोटा होता है, उसको हम नैनोमीटर में नापते हैं। लिखते कैसे हैं? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। क्योंकि देखो मीटर में क्यों लेके आते हैं, मीटर एक हमारा ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। आप 9th क्लास वाले हैं, नहीं जानते उतने, अगर नहीं समझते ऐसा यूनिट क्या होता है, तो यूनिट जो एक्चुअली स्टैंडर्डाइज यूनिट होते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दिए जाते हैं, ये IUPAC के तहत उनके तहत तैयार किया जाता है। तो इनमें एक्चुअली कैसा मेन कैसा है कि पूरे के पूरे कोई भी हमें जो यूनिट मिलता है, सिर्फ माफ रहेगा किसी के तहत नहीं, जो ऐसा यूनिट जो रहते हैं इनमें मेनली ये पता चलता है हमें कि आखिरकार किसी भी चीज को हम नापे कैसे। अगर मैं सिर्फ आपको मैं ये कहूं 10, पर 10 क्या? ग्राम, लीटर, मीटर, क्या मतलब कह सकते हैं कि उसके लास्ट में जो यूनिट होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो चीजें क्या है। जैसे कि टेम्परेचर के लिए केल्विन रहता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन आता है, करंट के लिए एम्पियर आते हैं। उसी तरीके से कोई भी अगर लेंथ को नापना है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर, उन सब के लिए जो ऐसा यूनिट जो लगता है वो मीटर को लेके लगता है। अब अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर में लेके तो वहां पे वो सिर्फ मीटर आएगा। अगर ये बात करेंगे कि एरिया को लेके तो मीटर स्क्वायर आएगा, और ये बात करेंगे कि वॉल्यूम को लेके तो मीटर क्यूब आएगा। अब इन चीज को ये काफी इतना छोटा होता है कि आपने ये खुले आंख पर नेक आइज कहते हैं, हम उनसे उसको देख नहीं सकते।
तो इनको देखने के लिए मशीन बनाए जाते हैं, जो एडवांस टाइप के मशीन पाए जाते हैं हमारे पास। एसटीएम कहते हैं उसको, स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप। ये काफी बड़े होते हैं, आप आपसे फोटो देख सकते हैं। इनमें वर्क क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, कि अपने आप को देख सकते हैं, काफी छोटे होते हैं ये, आप बस पहचान भी नहीं पाओगे। तो ये मशीन उसको काफी जूम करके बताता है, और ये करीबन 5 से 7 लाख के आसपास उसको जूम करता है ये। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नाम से ही पहचानते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं हम इसको। और इनका काम होता है कि जो एटम के सरफेस होते हैं उनके वहां से उनको पहचानते हैं, और वो हमें इंडिकेट शो करता है ये। ठीक है, ओके। तो ये था एटम को लेके, कि एटम के डेफिनेशंस क्या है, मेजर कैसे किए जाते हैं, उसको रिटेन कैसे किए जाते हैं, उसको देख किस में सकते हैं, और जिन्होंने इसके बारे में बताया उनके बारे में यहाँ पे बायोग्राफी दी गई है, शॉर्ट समरी है। ये बस आपको थोड़ा हिंट देता है, मोटिवेट करता है कि इतने छोटे एज में भी हम बड़े काम कर सकते हैं हम, अगर आप अपना मोटिव, अपने डायरेक्शन क्लियर रखें तो। ठीक है, आपका पास एटम, हमने एटम की स्टोरी पढ़ ली, सब पढ़ ली है। अब यहाँ पे कि एटम के एटॉमिक मास कैसे काउंट होते हैं। पहले बात तो मैंने पहले बताया था कि एटम बहुत छोटा होता है, बहुत मतलब बहुत छोटा होता है, उसको अपने हाथ से उठा के से वजन नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई भी चीज को हम कहते हैं ना, उसको हमें जानना है, पहचानना है, तो आपको उसकी क्वांटिटी बताना चाहिए। इससे कहीं तो आप खरीदने ही जाओगे ना, ऐसे नहीं क्या बोलो कि मैं आज जा रहा हूँ 10 आइटम खरीदने के लिए, 50 आइटम खरीदने के लिए, ऐसा तो होता है नहीं। हम ये कह सकते हैं कि मैं आलू खरीदने जा रहा हूँ, या मैं लोहा खरीदने जा रहा हूँ, खरीदने जा रहा हूँ। मैं नहीं होगा कि मैं लोहे के एटम खरीदने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। पूरे एटम ग्रुप मिला के वो एक लोहा बनता है। तो लोहे के नाम तक कैसे पहुंचते हैं, या हम आयन के नाम तक कैसे पहुंचते हैं, समझते हैं इस चीज को। तो जो आप एटम को जो आप जानते हो कि हम जिसको हम एटॉमिक कहते हैं, वो एक्चुअली अगर आप उसके रियलिस्टिक एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करोगे ना, एक्चुअली मासेस ऑफ वन एटम की वैल्यू जो हम हाइड्रोजन के लिए हम रख रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन का 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, मतलब इतना छोटा, इतना माइक्रो में हमें पता रहता है। माइक्रो मतलब -24, बहुत स्टेप को उससे पीछे चला गया, वो बहुत छोटा। तो इतना इम्पॉसिबल है काउंट करना, वजन को भी काउंट करना। इस वजह से तो अंडरस्टैंड समझने के लिए तो इसको किसी से कंपेयर किया, जैसे हम तराजू को नापते हैं ना, अब आपको पहले कैसे पता रहता है कि ये 1 किलो लेके जा रहे हो आप, इसलिए आप उसको कंपेयर तो करते हो, अपने तराजू लगाया, 1 किलो आपके पास वजन है, और एक आपने से सामान रखा, तो हम कहते हैं ना कि हाँ अभी मैं जो आलू लेके जा रहा हूँ तो वो 1 किलो है, क्योंकि आपने एक लोहे का सामान रखा जहां कह रहे हो कि ये 1 किलो वाला है। सेम वैसे ही तो ये जो सबसे पहले कार्बन स्टडी की गई, क्योंकि कार्बन का एक अपना खुद का ब्रांच है। जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तो वहां आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन को लेके, क्योंकि खुद एक ऑर्गेनिक का ब्रांच खोल के रखा है, तो उसके अंदर कार्बन काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। तो कार्बन में कार्बन 12, इसका मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन ये इतने होते हैं। तो अब इसका मतलब कि अगर 12 कार्बन, अगर अकेला कार्बन है, इसके पास इसको 12 कार्बन का नाम दिया गया है, उसका मतलब वो 12 AMU, AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और U मतलब होता है यहां पे यूनिफाइड, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ठीक है, ये चीज का इसीलिए अब कोई भी एटम को उससे कंपेयर किया गया, क्योंकि कार्बन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए कार्बन को हमने मेन बेस माना और कार्बन से कंपेयर करना स्टार्ट किए। तो एटॉमिक मास ऑफ यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ग्राम ऑफ द मास ऑफ द 12 कार्बन एटम। हम कार्बन के 12 टुकड़े कर दिए, 12 कार्बन के 12 टुकड़े कर दिए गए। अब 12 के कंपेयर में कि कितना 12 के मतलब उसके कितने कंपेयर में हो रहा है, हम वैसे हम एटम को रखना स्टार्ट कर दिए। इसीलिए अब जो उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट मिलने लगे हमें, तो हम उसको कंपेयर करने लगे कार्बन के साथ। और ये जो हम तो उसे हमने क्या कर दिया, ये जो 12 ATM AMU रहता है उसको हमने क्या नाम दे दिया, 1 यूनिफाइड मास। ये नाम पड़ जाता है 1 यूनिफाइड मास। जिससे कोई एक एटम के लिए है तो उसके पास की वैल्यू कितनी ये रहे, जिसको हम एब्सोल्यूट मास के नाम से पहचानते हैं। लेकिन 9th क्लास अब उतना घबराइए नहीं कि हमें इतना डिटेल में करना पड़ेगा, ये सिर्फ बस बेसिक नॉलेज के लिए, पर वो पता होना चाहिए कि कैसे वो एटम के बारे में पता चला हमें। अब देखिए, ये तो हो गया एटॉमिक मास को लेके, पर आप अगर मैप को समझेंगे तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आता है कि कैसे वो एग्जिस्ट करता है, वो फॉर्म कैसे करता है। तो उनको फॉर्म करता है 2 बेस पे, एक तो वो मॉलिक्यूल बनाता है, दूसरा वो आयंस बनाता है।
आयंस क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आयन से ही बने होते हैं मॉलिक्यूल्स, आयंस मतलब उसके चार्ज होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। आपको मैं समझाता हूं कैसे कैसे वर्क करते हैं वो, ठीक है। तो हाँ, अगर मैं आपको यहीं पर आपको मैं समझा दूं, इसको यहां से मैं हटा के अगर मैं ये लिख दूं यहां पे आपको मैं कि ये आयन से बनते हैं और ये आयंस, सॉरी, अगर मैं थोड़ा सा जगह आपसे थोड़ा अगर ले लिया जाए यहां से, तो ये इसके दो भाग हैं, दो भाग है इन द सेंस, एक है नेगेटिव जिसको हम लोग अनायंस के नाम से पहचानते हैं, एक है पॉजिटिव जिनको हम लोग कटायन के नाम से पहचानते हैं, अनायन एंड कटायन। जैसे सोडियम के क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव लगता है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव लगता है। ये गड़बड़ी ना हो, एक बार मैं देख लेता हूं, क्योंकि कटायन पॉजिटिव चार्ज, यस, कटायन पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, कटायंस पॉजिटिव चार्ज, मतलब कंफ्यूजन नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस सब चीजों में। ओके, तो आयंस को लेके हो गया आपके पास चीजें। तो ये केमिकली बाउंडेड करते हैं, कैसे क्या आपको मैं आपको बाद में समझाता हूं आपको मैं इस चीज को लेके मैं ये। तो मॉलिक्यूल्स आपके पास हो गया, तो मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स कैसे बना, तो मॉलिक्यूल कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ द टू और एटम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये काफी केमिकली बाउंडेड होते हैं। तो केमिकली बाउंडेड होते हैं तो आयंस कैसे होते हैं, अब ये कैसे, जैसे अब हम अगर एग्जांपल ले यहां पे एन एक प्लस होता है, क्लोरीन एक माइनस होता है। अब प्लस माइनस क्या होता है, ये वैलेंसी कैपेसिटी, वैलेंसी होती है, क्षमता होती है उसके कंबाइन करने की। तो ये इनके साथ जुड़ के, एक प्लस एक नेगेटिव के साथ मिलके जुड़ के ये NaCl कंपाउंड तैयार करवाते हैं। तो ये केमिकली बाउंडेड हो गए। जब केमिकली बाउंडेड होते हैं तो ये स्टेबल हो जाते हैं। ये देखिए मॉलिक्यूल जो होते हैं ये केमिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, पहले प्लस चार्ज था बाद में नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, ठीक है। अब सिंगल एटम जो होते हैं उसमें जो अकेला सिंगल एटम होता है वो काफी रिएक्टिव होते हैं, और जो केमिकली इलेक्ट्रिकली बाउंडेड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, कुल मिला के वो स्टेबल हो जाते हैं। देखिए यहाँ आपके पास दिया गया है, ये काफी स्टेबल हो जाते हैं ये, तो ये आपके पास स्टेबल है, और पहले क्या था ये अनस्टेबल, ठीक है, ओके। तो इसीलिए केमिकली बाउंडेड, ये केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम भी कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल भी कहा जाता है। अगर सिंगल रहा तो वो रिएक्टिव रहते हैं, इसलिए क्या करते हैं ये अपने ही वो लोग को ढूंढते हैं जिससे वो रिएक्ट करके कंबाइन कर सके, क्योंकि कोई भी अपने लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश करता है ये। तो ये रहे जो कि स्टेबल होते हैं। अब जो स्टेबल होते हैं वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हीलियम, हीलियम हीलियम जो है ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। आर्गोन, ठीक है, आर्गोन ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बनता है, पहले एटम था, एटम के अंदर आयंस पाए जाते हैं तो उससे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब मॉलिक्यूल से बनते हैं उसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल सब्सटेंस बनाता है वो, मतलब एटम मॉलिक्यूल्स बनाता है, मॉलिक्यूल सब्सटेंस बनाता है, और वो सब्सटेंस को हम दो नाम से पहचानते हैं। वो रहे आपके पास, यहां एक तो आपके पास एलिमेंट है और दूसरा आपके पास कंपाउंड नाम से आप पहचानते हो। तो एलिमेंट, एलिमेंट किसे बोला जाता है कि जो उसके अंदर कंटेन क्या करता है, टू और मोर देन सिमिलर एटम, सेम दिखने वाले, इलेक्ट्रिकली बाउंडेड हो जाते हैं। अब देखिए ये जो आपको प्लस, अब यहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन अकेला जो होता है उसके पास प्लस चार्ज होता है, तो अकेला हाइड्रोजन प्लस चार्ज होता है। तो एलिमेंट जो होते हैं ये अपने साथ बाउंडेड क्रिएट करते हैं। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जो एलिमेंट होते हैं ये कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये क्या है हमें इसको आगे समझे, कोवलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड करते हैं। ये डिफरेंस चीज बता रहा हूं मैं आपको मैं, देखिए एच एच
H2 बनाते हैं, O3 ये बनाते हैं। ये सारा चीज की कोवलेंट आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये सारा आपका नेक्स्ट चैप्टर में आता है। इधर भी थोड़ा बहुत है आयनिक कंपाउंड को लेके, लेकिन ज्यादा आपके पास नेक्स्ट चैप्टर में आता है, और इसके पूरे डिटेल आपको 10 क्लास आपके पास रहते हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं जो एलिमेंट होते हैं, स्पेशली एलिमेंट के अंदर, तो जो जितने के साथ मिलके वो अपने आप को स्टेबल कर सकते, देखिए पहले H और H क्या है, अनस्टेबल है। हम यहाँ बात करेंगे ना, H अकेला पाया जाता है H प्लस में, H अकेला पाया जाता है H प्लस में, प्लस प्लस भी मिलते हैं पर आपस में शेयरिंग पेयरिंग करके मिलते हैं, इसको कोवलेंट बॉन्ड के नाम से पहचानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे H2 हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया अब स्टेबल, स्टेबल। और जो स्टेबल हो जाते हैं, जो स्टेबल हो जाते हैं वो इनर्ट स्टेट में चले जाते हैं, इनर्ट स्टेट में, तो इनर्ट स्टेट में चले जाते हैं ये। अब H2 देखिए, आप यहां ध्यान देंगे, यहां मैंने क्या लिखा है, H2। जैसे ऑक्सीजन जो ओजोन होता है वो O3 के तीन ऑक्सीजन के बेस से बनता है। सल्फर S8 के साथ, S8 के साथ वो कंबाइन होकर स्टेबल होता है। तो ये जो A2 3 आप देख रहे हो ना, मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, इसको कहा जाता है एटॉमिसिटी। सभी एलिमेंट की अपने अपने एलिमेंट की एटॉमिसिटी अलग अलग होते हैं। तो नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, सॉरी यहां मिट गया, वन मॉलिक्यूल्स के अंदर एक मॉलिक्यूल उसको बनने में, मॉलिक्यूल मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनने में जितनों के साथ वो कंबाइन करे अपने हूबहू दिखने वाले के साथ, तो उसको हम नाम देते हैं एटॉमिसिटी। एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से यहाँ पे टेबल मेंशन है कि कौन से चीज आप देख सकते हैं इस चीज के अंदर। ओके, आगे जाते हैं हम लोग। कंपाउंड, कंपाउंड आपको जो मैंने कहा, अब इसमें क्या होता है, इनके पास से खुद अपने आयंस के साथ करते हैं। अगर मैं बस समझाऊं ना आपको मैं, तो इसमें H प्लस होता है, क्लोरीन एक माइनस होता है, प्लस माइनस मिलके ये HCl कंपाउंड क्रिएट करवाते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये रिएक्टिव के फॉर्म में लिखा है, और ये जहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार H प्लस जो कि ये आयंस कंटेन करता है और ये माइनस, इसका मतलब फॉर्मूले में देखिए, ये जो आपका केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला में आधे की बात करेंगे तो आधा आपका प्लस होता है, आधा वाला पहला वाला और बाद वाला माइनस होता है, वो कंबाइन करके न्यूट्रल हो जाते हैं और वो आपका मॉलिक्यूल तैयार करवाते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें तो हमारा इससे हमारा टॉपिक हो गया हमारा। अब सर नेक्स्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे आखिरकार ये आयनिक बॉन्डिंग होते क्या है, या ये रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने HCl लिखा, यहाँ जो मैंने लिखा, जो कि आपके 9th क्लास में दिया गया, मैं आपको ज्यादा लेके नहीं जाऊंगा, जो हमारा रिड्यूस सिलेबस हुआ है मैं उतने पे ही रहूंगा, आगे से क्लास में लेके नहीं जाऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पे ये जो मैं आपको मैंने बताया कि इसकी वैलेंसी होती है, टेस्टों के वैलेंसी के चैप्टर वहां पे दिए गए 3rd चैप्टर में, आगे हम बताते हैं इसको। ठीक है, तो अब जो टॉपिक है आपके पास सिंबल ऑफ एलिमेंट के टॉपिक को लेके रखे हैं। इस टॉपिक में यह बताया गया है कि आखिरकार जब एलिमेंट ढूंढे गए थे तो उस एलिमेंट को किस तरीके से उसको हम याद कर सकते हैं। अब नए नए चीजें हैं, उसको हमें नाम तो ये चाहिए याद करने के लिए। अब ऐसे बना सकते हैं कि तू जरा, तू ये है, उसका नाम हमें पढ़ नाम देना पड़ता है, भले ही नॉन लिविंग थिंग है लेकिन नाम तो देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो डेल्टन ने सभी किए थे, तो डेल्टन ने ही अपने पहले बताया कि देखो इसके सिंबल ये होते हैं। बाकी आप टेबल में देख सकते हैं, वहां पे पास हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन सबके सिंबल दिए गए हैं। ठीक है, तो अब ये दिक्कत काफी करने लगी क्योंकि इतने सारे अगर एलिमेंट रहेंगे तो काफी दिक्कत रहेंगे, क्योंकि नए नए एलिमेंट है तो हम सिंबल कैसे बनाएंगे, काफी कंफ्यूजन था। उस चीज को प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए जे बेल्विन जो स्टूडेंट्स के थे उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया कि जो भी एलिमेंट मिलेंगे, जहां से मिलेंगे उनके नेटिव साइड से मिलेंगे, हम उनका पहला कैपिटल लेटर लेंगे, पहला वर्ड लेंगे, जो नेम रहेगा उसका पहला अल्फाबेट हम लिखाएंगे। तो चलिए ठीक है, पहला हमारे पास हाइड्रोजन था तो H दे दिया गया, ऑक्सीजन था, O दे दिया गया, कार्बन था, C दे दिया गया। अब आप अगर पढ़ेंगे तो ऐसे में, अभी देखिए यहाँ पे टेबल है, तो टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, इनके नाम और इनके सिंबल देखिए। सेकंड नंबर में देखिए हीलियम दिया गया है और हीलियम में He लिखा गया है। मतलब वापस से तो दो, अब समझिए वापस से दो चीजें, दोनों का स्टार्टिंग वर्ड तो सेम है, स्टार्टिंग वर्ड सेम है, तो फिर से प्रॉब्लम होने लगा। तो क्या किया गया, 2 लेटर उठाना स्टार्ट कर दिए। तो पहला लेटर कैपिटल रहेगा, दूसरा लेटर स्मॉल रहेगा, इस तरीके से। तो CA देखिए यहां पे आपके पास ये CA कैसे बना दिया गया। लेकिन फिर ये टेबल देखिए आप, इस टेबल में सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी सभी चीजें हैं। तो
वापस से दिक्कत आया। अब इसका सॉर्ट क्या, इसका प्रॉब्लम क्या सॉर्ट किया गया, क्योंकि ये ऐसे नाम क्यों मिले, क्योंकि ये लेटिन नेम थे, लैटिन भाषाएं होती है, जैसे ग्रीक भाषा तो वैसे लैटिन भाषाएं होती है, ये लैटिन लैंग्वेज ही है, और वो उनके नेटिव प्लेस पे पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर, कुप्रम, उनके पाए जाने लगे। तो अब इसीलिए आप टेबल में देख सकते थे कि जब देखिए उसमें यहाँ पे आपको मैं लिख के दिया है मैंने, नेम इंग्लिश नेम सिंबल लैटिन नेम सोडियम आयन, बाकी आपने टेबल में देखा आपने उनका सिंबल और उनके जो लैटिन भाषा में जो पुकारे जाते हैं ये। पर अब इस सारे प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक नया तरीका निकाला गया, जो कि एक ब्रांच बनाया गया, एक ब्रांच, उस ब्रांच का नाम दिया गया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिन्होंने अब एक नया तरीका ढूंढा, मतलब जिन्होंने मतलब सारी चीजों को फॉलो अप किया, और एक ऐसा ग्रुप मेंबर तैयार हुआ जो इन सब का बेटर तरीके से नाम दे सके। अब बार बार कोई बोल दे कुछ नाम आप विश्वास नहीं कर सकते, तो अब इस फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, अगर इस डिपार्टमेंट ने जो नाम दे दिए हम उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए लोग कोई ऐसे मूर्ख नहीं होते, वो काफी समझदार होते हैं, काफी इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखते हैं कि एटॉमिक मास कैसे निकाले जाते हैं। क्या कोई आपके टॉपिक, इस टॉपिक में आपके चैप्टर में आपके पास आगे आता है? चलिए, अब यहाँ पे आपके पास टॉपिक आ गया केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो माफ करिएगा, केमिकल फॉर्मूला कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉम्पोजिशन मतलब जो बनावट होते हैं ऑफ सब्सटेंस इन इन टर्म्स ऑफ द सिंबल एंड द एलिमेंट प्रेजेंट द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होते हैं उस चीज को लेके। तो केमिकल फॉर्मूला को हम एक और से पहचानते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी पहचानते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आगे चल के इन्हीं पे हम काम करते हैं, मॉलिक्यूलर मास लेके, मतलब आपको न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन दिए जाते हैं कि गिवन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास काउंट करिए, तो मॉलिक्यूलर मास, अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं, आपको मैं मॉलिक्यूलर मास को लेके, ओके सॉरी, मॉलिक्यूलर मास को लेके, तो यहां सबसे पहले बात क्या है, दिया रहता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, आपको जो सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो होते कैसे हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, यहां मैंने क्या लिखा है 2, मतलब 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 यूनिट, 1 U, तो U को लास्ट में लिखते हैं 1, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और कितना कंपाउंड है एक अकेला, तो 1 इंटू 16, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18U। तो मॉलिक्यूलर मास में लास्ट में हमें U देने के लिए मिलता है, U क्या है उसका यूनिट, ऐसा। सेम आपके लिए ये लगा, आपके लिए होमवर्क रहा, जहां आपके पास हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है, और आपको इसका आंसर बताना है। सेम देखिए, अब यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला में जो एलिमेंट में होते हैं, जैसे कि आपको मैंने से पहले आपको मैंने बताया, एलिमेंट में क्या होते हैं, सेम टाइप से बाउंडेड होते हैं, और ये सेम टाइप है, मतलब सेम टाइप तो उनके पास सेम चार्ज होते हैं, मतलब सेम चार्ज वाले भी कंबाइन कर सकते हैं, यस वो भी कंबाइन कर सकते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। अब आता है कंपाउंड में, कंपाउंड में देखिए H2O, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसा। तो आपके टेक्स्ट बुक में एक चीज मेंशन किया गया है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड, ऑफ गिवन, तो देख लेते हैं केमिकल फॉर्मूला में क्या देते हैं वो लोग, फॉर्मूला क्वेश्चन क्या लिखते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड, ओके, गिवन कंपाउंड,
ठीक है। अभी अगर आप हाइड्रोजन, अगर आप एलिमेंट का देखें तो आपके पास उसका भी टेबल है, या पढ़ सकते हैं। कंपाउंड के देखेंगे तो वाटर और भी बहुत सारे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर आपके पास कोई कंपाउंड से आपके पास दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमें लिखना है केमिकल फॉर्मूला की बेस पे। देखो केमिकल फॉर्मूला में क्या करते हैं, पहले कहते हैं कि सिंबॉलिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो पहले आप यहां पे सिंबल लिखेंगे, सिंबल, फिर यहां पे नीचे आएंगे उनकी वैलेंसी, यस वैलेंसी। तो पहला कार्बन है, कार्बन लिखा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं, इनका इनके पास, इनका इनके पास, ठीक है, क्रॉस एक्सचेंज करते हैं। तो ओके, अब यहां पे आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला देखेंगे तो C2O4। अब इसको जो नीचे की तरफ जो लिखाए हैं, इसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा CO2, बन गया इसका केमिकल फॉर्मूला। ऐसे अगर मैं आपको और भी दूं, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, बी नंबर, ये आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके क्या बनते आपको बताना है। ओके, देखिए अब ये देखिए यहां पे आपके पास, अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स के नाम से पढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नाम से पहचानते हैं। अब इसमें जाता है आपके पास कंपाउंड, जाता है आपके पास कंपाउंड जो तैयार करते हैं आपके पास ये। अब यहाँ पे आपके पास आयनिक फॉर्मूला भी होता है, जहां जाता है आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपके पास देखने के लिए मिलते हैं। आयंस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट, देखिए ये क्या है, ये टाइप का चार्ज है, ये चार्ज है, और इसी चार्ज को तो न्यूट्रलाइज कर रही है, ताकि दो आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज होते हैं और बाद में अपने पास क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़े थे मॉलिक्यूल्स को लेके, तो चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट करने से क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एग्जाम्पल लेते हैं कि सोडियम, सोडियम, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले 11 था, अब इसको एक देना पड़ गया, तो यहां प्रोटॉन भी इसके पास 11 होंगे। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10, और यहाँ प्रोटॉन कितने बचेंगे, 11। कुल मिला के प्रोटॉन एक ज्यादा है, तो हम इसके नेम पे कैसे लिख सकते हैं, Na+। अब ऐसा क्यों लगता है, और ये हम जो बता रहे हैं कि ये जो प्लस चार्ज का लगता है, ये वैलेंसी के तौर पे लिखा जाता है, पर वैलेंसी क्या होता है आपको बताते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सेम इनमें भी हो जाते हैं। अब ये जो मेटल होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब वैसे इससे क्लोरीन नॉन मेटल होते हैं, अगर नॉन मेटल अगर मैं एग्जांपल लूं, तो नॉन मेटल अगर यहां पे देखेंगे तो जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के पास पहले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 17 होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो 17 होते हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, मिलने से इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास तो 17 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी प्रोटॉन थे। कुल मिला के ज्यादा कौन रहा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहा, तो इसके पास सिंबल क्या लगेगा, ऊपर माइनस लग गया, ये इसके वैलेंसी का सिंबल बनता है। और भी तरीके, अलग तरीके हैं इसको फाइंड करने के, ये जो बता रहा था सिंपल तरीका नहीं है इसका, अलग तरीका है, ठीक है। तो ऐसे वाले क्या करते हैं, आयंस की वजह से चार्जेस क्रिएट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। फिर वैसे वाले जो सेम सेम जो होते हैं, सेम चार्ज वाले को कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ कुल मिला के आपका मैंने जो 9 क्लास आपका जो रिड्यूस सिलेबस है, ये आपका मैंने टॉपिक मैंने खत्म किया, रिड्यूस सिलेबस। अब इसमें और भी टॉपिक थे, इसमें वो इस बार एनसीईआरटी की बुक से हटा दिया गया है, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा कि कोई अगर इसमें से साइंस पढ़ने वाले हैं या आपको थोड़ा ज्यादा डीपली जानना है, तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो देखिए। और वहां भी मैंने कुछ बातें बताए मैंने कि आखिरकार ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनेंगे, रिड्यूस सिलेबस क्या है, और क्यों एटम को इतना इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं, कि और क्या एटम को सच में हम नाप सकते हैं, क्योंकि एटम तो यू में रहता है। देखो यहाँ पे यू लिखा है, पर क्या यू सच में हमारे पास एक कोई गैजेट है यू को नापने वाला,
सारा आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो आप देखते रहिएगा। कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, डाउट है, तो आप कमेंट करिए, पूछिए। ठीक है, थैंक यू।